हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चांस मिले। कोरोना वायरस की सिचुएशन आप सब जानते हो। देश में जो हालत है वो आपके लिए, आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर है। कुछ दिन पहले सरकार ने स्टेप्स लिए और मैं इन स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। देखिए, पूरा देश कठिनाई में है, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। जब बच्चों को चोट लगती है तो मां जो होती है वो बच्चे को कर्ज नहीं देती है। मां जो होती है बच्चे को एकदम मदद करती है। और जो मेरा डिसअपॉइंटमेंट है, और मैं राजनीतिक तौर से नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के साइड से बोल रहा हूं, जो पैकेज होना चाहिए वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। और मैं आज भी विनती करता हूं, सरकार से विनती करता हूं कि आप कर्ज जरूर दीजिए, मगर भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। भारत माता को अपने बच्चों को एकदम पैसा देना चाहिए, क्योंकि आज उनको पैसे की जरूरत है। जो माइग्रेंट सड़क पे चल रहा है उसे कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे जेब में पैसे की जरूरत है। जो किसान तड़फ रहा है उसको कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे पैसे की जरूरत है, और पैसे की कोई कमी नहीं है। तो ये एक मेरा मेन मैसेज था, राजनीतिक मैसेज नहीं है। क्योंकि मैं ये इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हमने, देखिए, जब मां अपने बेटे को पैसा देती है उसके दो कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण प्यार होता है कि मां बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, और फिर दूसरा कारण होता है बच्चा माता और पिता का भविष्य भी होता है। ये जो लोग आज तड़प रहे हैं, ये जो लोग आज सड़क पे भूखे प्यासे चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान के भविष्य हैं। और ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारे माता पिता हैं। इनको हमें पूरा समर्थन करना है, और सिर्फ सरकार को नहीं। मैं आपको, रिपोर्टर्स को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप खड़े हुए, और आपने जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है, हाईवेज पे हो रहा है, वो आपने पूरे देश को दिखाया। तो आपने भी ये अच्छा काम किया। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, हम सबको एक साथ काम करना है। मगर मैं विनती करता हूं कि आज जो हमारी जनता है, जो गरीब जनता है, उनको पैसे की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी जी को मैं प्यार से बोल रहा हूं कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए, और इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर की जो हमने बात की थी, सीधा का सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने की जो बात की थी, 200 दिन की नरेगा की जो बात की थी, किसानों को डायरेक्ट पैसा देने की जो बात की थी, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी सोचें। क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारा भविष्य है। इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को खड़ा किया है। और मैंने सुना है कि पैसे ना देने का कारण रेटिंग्स की बात है। कहा जा रहा है कि अगर हमने आज थोड़ा डेफिसिट बढ़ा दिया तो जो बाहर की एजेंसीज हैं वो हिंदुस्तान की रेटिंग डाउन कर देंगे और हमारा नुकसान होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से प्यार से कहना चाहता हूं कि हमारी जो रेटिंग है वो हिंदुस्तान बनाती है। हमारी जो रेटिंग है उसको हमारे किसान बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं, छोटे बिजनेस वाले बनाते हैं, बिग बिजनेस वाले बनाते हैं। आज उनको हमारी जरूरत है, उनको पैसे की जरूरत है। रेटिंग के बारे में आज मत सोचिए, विदेश के बारे में आज मत सोचिए, आज हिंदुस्तान के बारे में सोचिए, और इनको एकदम आप पैसा दीजिए। और फिर देखिए, जैसे ही ये लोग काम करना शुरू करेंगे,
रेटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रेटिंग में। हमें हिंदुस्तान के दिल को देखकर डिसीजन लेना है, विदेश को देखकर डिसीजन नहीं लेना है। तो ये मेरा मेन शुरुआत का मैसेज था। आप सवाल पूछिए। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश से अच्छा, दो चीजें मैं कहना चाहता हूं, और थोड़ा मैं शायद अंग्रेजी में भी बोल दूं, कुछ जो मेरे साउथ के जो मित्र हैं उनको भी थोड़ा वो भी इसको प्रयोग कर सकें। रणदीप, इट्स ओके, शुड आई स्पीक इन इंग्लिश? Absolutely, sir. For our friends from South India, there was a demand, sir. So, India is in a crisis, and everybody is in a crisis. Small businesses are in a crisis. They are future employment. Farmers are in a crisis. Laborers are in crisis. And our people, it is heartbreaking to see our people, millions of our people, walking on the highways with no food, no water. I don't want to make a political statement, but I have a serious reservation about the nature of the package that the government has given. And I would like the government to reconsider. It is good that they have taken this step. It's not a bad step. But the most important thing right now is that we put money directly into the hands of our poor people. When a child has an accident or gets hurt, the mother or the father do not give him a bank loan. They do not give him credit. A mother is ready to give whatever food she has to her son or her daughter. And that is the spirit that the government of India should employ. The government of India should not worry about what the foreigners are going to say, what the agencies are going to say. The government of India should have faith in our small and medium businesses, should have faith in our people, in our farmers, faith in the people who are walking on the streets, and immediately give them money in their pocket without a single thought. And there is a reason for this. Because if we do not support our small businesses now, if we do not support our farmers now, if we do not support our migrants now, our economy will not start. And if our economy does not start, the question of ratings does not arise. So I would like to ask the government, and with all respect, I would like to ask the Prime Minister to think about putting money directly into the bank accounts of our people. In the Congress party, we had an idea called Nyay. Do Nyay temporarily. Don't do it permanently, do it temporarily. But please start putting money into the small businesses, into the farmers, into the migrants' bank accounts. Because if we do not, we will have a catastrophic result. What is going to come if we do not do that is going to be much worse than what we have seen. It is going to overshadow the disease of COVID. So that is my main message. I'd like to say two other things. One, there have been numerous tragedies. There have been tragedies where people have died, and I would like to offer my condolences to all those people, those families who have lost loved ones. And finally, one point about the lockdown. The lockdown is not a simple thing. We have to, when we open the lockdown, we will have to open the lockdown and we will have to make a transition. It is very important that we open the lockdown intelligently and carefully without sacrificing the vulnerable people. We cannot sacrifice our old people. We cannot sacrifice our people who have diabetes, heart disease, hypertension, kidney disease. We have to protect them. And it is the primary duty for everybody to do that. हिंदी में भी ये आखिरी बात बोल देता हूं, जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, लॉकडाउन एक ऑन ऑफ स्विच नहीं है.
लॉकडाउन को समझदारी और होशियारी से हमें लिफ्ट करना है, ध्यान से लिफ्ट करना है। ये एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है और इसको हमें ध्यान से, होशियारी से और समझदारी से लिफ्ट करना है। और सबसे जरूरी बात, जो हमारे वनरेबल लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो लंग डिजीज के पेशेंट्स हैं, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, जो किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, उनकी रक्षा हमें कर कर ये लॉकडाउन हटाना है। तो ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था। अब आप कोई भी सवाल पूछिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, श्री केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी है आईसीसी ऑर्गेनाइजेशन है, he has also joined you. We welcome him also to this special press conference. May I sir begin I with thought you were saying KC Venugopal is going to ask me a question. Of course, I'm sure he has plenty of questions that he asks all of us, sir. बताइए। जो बात आपने कही, सबसे पहले सवाल वही है कि जिस तरीके से जब अर्थव्यवस्था गोता लगाने लगी, तब केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। 3 फेजेस में ये पैकेज जो है वो दिए भी जा चुके हैं, लेकिन तमाम सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनका ये कहना है कि अगर ये लोन देने की बजाय जो पिछला लोन था उसको माफ करते तो ये शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि लोन दे रहे इंडस्ट्री चलेगी, जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई कहां करेंगे। एक सबसे बड़ी वजह वो है, और आपने वो बात कही भी। दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये ज्यादा बेहतर होता कि 20 लाख करोड़ को राज्यों को दे देते और वो अपनी सुविधा के अनुसार से जिसको जितनी जरूरत होती उतना पैसा वो देते खुद? देखिए, आपने जो डिमांड की बात बोली वो बिल्कुल सही बात है। ये जो कोरोना का प्रॉब्लम है, ये अजीब सा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें दोनों साइड पे प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्मली इकोनॉमिक्स में डिमांड का प्रॉब्लम होता है या सप्लाई का प्रॉब्लम होता है, इसमें डिमांड और सप्लाई दोनों बंद पड़े हैं। तो इसमें आपको, सरकार को, दोनों डिमांड और सप्लाई को एक साथ स्टार्ट करना है। इस पैकेज में कर्ज की बात की है, मगर इस कर्ज से जो आपने बात बोली, डिमांड शुरू नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा वो चीजें नहीं खरीद सकते हैं। तो मैंने शुरुआत में बोला कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, और उसमें एक डिमांड फायर करने का एक सेक्शन डालना चाहिए। उसमें न्याय जैसी योजना हो, आप उसको दूसरा नाम दे दीजिए, मगर डिमांड को स्टार्ट करने के लिए, डिमांड को फायर करने के लिए उसमें पैसा देने की जरूरत है। और अगर हमने पैसा नहीं दिया और डिमांड नहीं चालू हुआ तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान देश को होने जा रहा है। राज्यों को मैंने कहा कि कोरोना से ज्यादा नुकसान जो आर्थिक नुकसान होगा वो होगा। नहीं, राज्यों को अगर पैसा देते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? नहीं, देखिए, नहीं, डिलीवरी आप कैसे भी करिए, पैसा जनता के जेब में आना चाहिए, क्योंकि जब जनता के जेब में जाएगा तो ही डिमांड क्रिएट होगा। वो मोदी जी के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है कैसे पहुंचाना है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट्स को यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर वो नेशनल गवर्नमेंट डायरेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मगर मेरा कहना है कि बहुत जरूरी है कि गरीब लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाए। धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद। थैंक यू। That is mainly loan based, and they are saying that this is to increase the infrastructure in a long-term basis. Also, they are coming up with structural reforms. So, do you think that these measures will help? Because immediate cash transfer is what you ask, but do you think long-term measures like infrastructure development is also needed? As I am from Kerala, though Mr. Randeep Surjewala said that only one question can be asked. Can I also know about your opinion about the Kerala model of tackling this coronavirus, especially the situation in Wayanad, because your party is also at loggerhead with the government there? As I am a member of Parliament from Kerala, I will answer your Kerala question as a special request. First point,
the most important thing right now, as I stated, is to fire demand, to start the demand and the supply. And for that, we need to give money directly to people. Absolutely, infrastructure is key. Absolutely, we have to think about these things. But right now, the priority is putting money directly into the hands of the people. It's like when you want to start an engine, you have to put fuel into the carburetor. If you do not put fuel into the carburetor, you turn the key, nothing will happen. My worry is that when the engine starts, there will be no fuel in the carburetor, it will not start. Then we will have a very serious problem. Going to your Kerala question, look, Kerala has a history of success in healthcare and education. And this is something that has been going on for many years. It is there. It has been the case during UDF and during LDF. And I think it is credit to the people of Kerala that they put an effort and value these fundamental things. So I would call this success against coronavirus a success of every single person in Kerala. And I think it is a tremendous success of all Keralites, and it is an example for others. राहुल, मेरा सवाल ये था कि पिछले कुछ दिनों से जो भी वारदातें हो रही है, दुखद घटनाएं हो रही है, सभी खास करके जो मजदूर है, माइग्रेंट लेबर से, चाहे गुजरात से हो या अलग अलग स्टेट से, उनके साथ दुर्घटना भी होती है, ऐसे दृश्य भी आते हैं जो आपको झंझोड़ते हैं। आप क्या मानते हैं इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? उससे जुड़ा मेरा सवाल है कि आपको लग रहा है कि अलग अलग जो स्टेट है उनके बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, चाहे गुजरात से मध्य प्रदेश हो, गुजरात से राजस्थान हो, गुजरात से महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र से और स्टेट हो, और क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कभी सरकार से सलाह मशवरा किया? देखिए, ये गलती देने का टाइम नहीं है, ये फिंगर पॉइंटिंग का टाइम नहीं है। आज हिंदुस्तान के सामने बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना है। ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। जो लेबर की बात है, ये बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। तो मैं फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता हूं, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, इनकी मदद हम सबको करनी है। सिचुएशन ये है कि बीजेपी सरकार में है और उनके हाथ में सबसे बड़े औजार है, तो उनको उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हम ऑपोजिशन में, हमारा भी काम है, हमारा संगठन है, हमारा भी काम है, और जॉइंटली एक काम सबको करना पड़ेगा। स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन में कोई कमी रह सकती है, मगर उसको रिजॉल्व करना है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भैया मध्य प्रदेश और इसके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो बात छोड़िए, रेजोल्यूशन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो आंधी आने वाली है, क्योंकि आने वाली है, वो जो चैलेंज है उसको हम एक साथ मिलकर कन्फ्रंट करें। My question is same thing. The migrant issue is a big issue in India, and Assam is also no exception. So lakhs of people from Assam, they are stranded in different parts of the India. So what do you think? Whether the government of Assam as well as the government of India is doing appropriate step? They are doing properly to evacuate the people from those places to their home states. As I already mentioned, it is a very challenging job. There might be discrepancies, but I don't want to raise or finger point about the discrepancies. This is not the time or the place. Whenever something like this happens, it is easy to point fingers. I don't want to do that. But our people are in pain. They are struggling. Millions of people are walking towards their homes. And it is our duty as the opposition, it is the duty of the government of India and all of us to protect them, to help them. And so I think the spirit should be one of trying to do as much as we can to make their life easier. And I think it is fundamental that we give direct money to them. It is very important that we get at their most difficult time in their life. They are not going to have a more difficult time than this. It is important that we are holding their hand and that they understand and that they believe that India is holding their hand and India is not going to let them down. And I commend my friends in the media
for showing the tragedy that is unfolding, because if you had not shown the tragedy that is unfolding, we would not be able to build the type of pressure that we are building. राहुल जी, ये बड़ा अहम सवाल है और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम सबसे बात की। राहुल जी, सबसे जरूरी सवाल, आपने 12 फरवरी को ट्वीट किया था और 12 फरवरी को आपने ट्वीट कर केंद्र की सरकार को आगाह कर दिया था, इस भयानक आपदा को लेकर ट्वीट कर दिया था, बता दिया था और ये बता दिया था कि ये संकट हर राज्य में फैलेगा। क्या मानते हैं आप बड़ी चूक हुई? और उसके बाद आज जब पूरा देश में हजारों लाखों प्रवासी किसी न किसी राज्य में पैदल चल रहे हैं, किसी न किसी राज्य में पैदल चलते हुए इनकी मौत भी हो रही है, बच्चे, बूढ़े, छोटे बच्चे, और ऐसी भयावह हालात पैदा हुए, तो क्या लगता है केंद्र और राज्य दोनों सरकारें वो अपना विश्वास उन्होंने प्रवासियों के मन में खो दिया? और ये तमाम जो हालात है उसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी का कोई एक्शन प्लान है आपकी नजर में? आपने किराए को लेकर जरूर पहल की सोनिया जी ने, लेकिन क्या किराया काफी होगा क्योंकि लोग तो पैदल चल रहे हैं? ठीक नहीं, हमारे स्टेट्स में हम पूरी तरह सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्टेट्स में हम डायरेक्टली पैसा दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार डायरेक्टली पैसा दे रही है। हम मनरेगा पे फोकस कर रहे हैं, मनरेगा को हम डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी है। जहां तक अर्ली वार्निंग की बात है, सच है कि मैंने ये बात फरवरी में उठाई, मगर देखिए अब ये कहना उसका कोई मतलब नहीं है। अब किसने उठाई, कब उठाई, क्यों उठाई, वो अलग बात है, हो गया वो। ये जो तूफान है ये अभी आया नहीं है। ये आप मत सोचिए कि तूफान आ गया है, तूफान अभी सामने आ रहा है, और वो तूफान आर्थिक तूफान है और उससे बहुत सारे लोगों को चोट लगने वाली है। तो फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी, मगर जो ऑपोजिशन का काम है, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मैं सरकार पे दबाव डालना चाहता हूं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, देखिए तूफान आ रहा है, आर्थिक बहुत जबरदस्त आर्थिक डैमेज होने वाला है, और आप डायरेक्टली पैसा डालिए, लोगों के जेब में पैसा डालिए, डिमांड क्रिएट करिए। तो मैं दबाव डालने के लिए कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि अगर हम थोड़ा दबाव डालें और अच्छी तरह से समझाएं तो सरकार सुन भी सकती है। और मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि अगर सरकार के लोग विपक्ष की बात अच्छी तरह सुने, क्योंकि उसमें थोड़ी सच्चाई है, अगर अच्छी तरह सुने वो तो हमारी बात मान लेंगे। इसलिए मैं दबाव डाल रहा हूं थोड़ा। ऑपोजिशन का काम यही है। आपने माइग्रेंट लेबर्स का जिक्र किया। प्रवासी मजदूर जो कोरोना का संकट काल है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, और आपने कहा कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होने चाहिए। मेरा सवाल है कि आप प्रधानमंत्री होते अगर, तो आप 3 कौन से बड़े कदम उठाते जिससे फौरी तौर पर राहत होती और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढा जाता? क्या उदारीकरण की वो व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है जो गांव, खेतों और हमारे घर की दहलीजों से रोजगार खत्म कर दिए, मौके खत्म कर दिए, और गिनती के कुछ शहर खड़े किए, आइलैंड खड़े किए, जहां रोजगार को लेकर हम भटकते हैं और पलायन को मजबूर होते हैं। और देश का पूर्वी हिस्सा खास तौर पे बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर आते हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, यहाँ रोजगार क्रिएट होते। तो क्या उदारीकरण की वो व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है, और वो सरकारें जो आगे ले जा रही थी वो व्यवस्था, उस व्यवस्था को वो जिम्मेदार नहीं है? आप बेबाक तरीके से अपनी बात रखते रहे। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, तो ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो जवाब नहीं दूंगा। मगर मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में मेरी क्या सोच है। शॉर्ट टर्म में डिमांड को आप फायर कीजिए। शॉर्ट टर्म में आप जो छोटे और मीडियम बिजनेस वाले हैं जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं उनकी आप रक्षा कीजिए, और जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए।
मेडिकल साइड से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हाई रिस्क लोग हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए। ये हुई बात शॉर्ट टर्म की। मीडियम टर्म की बात जो है, ये जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, इनको आप सपोर्ट कीजिए, पूरे देश में सपोर्ट कीजिए। और इन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो 40% रोजगार हिंदुस्तान को दिलवाते हैं, इनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट देके इनको आप बड़ा कीजिए और बिहार जैसे प्रदेशों में ही रोजगार तैयार कीजिए। तो ये ब्रॉडली मैंने आपको बताया। कभी आप मुझसे गहराई में बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे गहराई में बात कर सकता हूं इनके बारे में, बट ब्रॉडली जब कोई घर छोड़ के जाता है तो रोजगार के लिए जाता है, भविष्य के लिए जाता है, अपना भविष्य बनाने के लिए जाता है। तो रोजगार की हमारी एक क्लियर कट नेशनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। It's new generation media. Yeah, happy to have this session. Rahulji, the center has been claiming that the schemes announced for 20 lakh crore is to rebuild India using the crisis as an opportunity. Don't you see like that? It's like 1991 where we went for a reformation. Similarly, we are using this corona crisis as an opportunity to rebuild India. That's what the center claims. Don't you see like that? I mean, I wouldn't like to compare what is going on right now to the crisis in the 90s. I don't think that is a correct comparison. I don't think this type of crisis has happened not only in India but in the world. A crisis of this nature has not happened for a very long time. If we want to think about an opportunity into the future, we have to think about our present. You cannot imagine a future and then say, I'm not bothered about the present. And so, if you want to have a future, you have to defend your present. And currently, there is tremendous pain. In Tamil Nadu, I know many, I've seen pictures of many migrants who are walking from Tamil Nadu. These people are the future of India. We have to protect them. We have to support them. We have to give them money. We have to make them confident. And so, yes, there is a potential for a future transformation, but that will come later. But right now, today, we have to think about what is going to happen to all our old people. We have to think what is going to happen to our people who have heart disease, who have lung disease, and we have to protect them. मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा, आप ही के पिताजी कहा करते थे कि सरकार जो पैसा देती है, 1 रुपया देती है तो 15 पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं। और आज की तारीख में ये जो परसेंटेज बढ़ा है, घटा है, क्योंकि सरकार हमेशा ही सहायता करना चाहती है, लेकिन जिस तक वो सहायता पहुंचनी चाहिए वो सहायता पहुंचती 15% थी जब कांग्रेस का शासन था। आज कितना पहुंचती है, एक तो मैं ये जानना चाहूंगा। और जिस तरीके से ये जो कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया में फैली है, तो उस वक्त जब लॉकडाउन का फैसला लिया गया, क्या वो सही फैसला था, या फिर आज जिस तरीके से जो चौथा चरण इसका आने वाला है और उसमें तमाम जो चीजें हैं उनको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। तो आपकी दृष्टि में अर्थव्यवस्था जरूरी है, लोगों का सही सलामत रहना जरूरी है, किस तरीके से आप इन सब चीजों को देखते हैं? ये जो आप एक चॉइस दिखा रहे हैं जी, कह रहे हैं कि या अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट किया जाए या हेल्थ को देखा जाए, ये एक फॉल्स चॉइस है। ऐसी कोई चॉइस नहीं है। हिंदुस्तान काफी इंटेलिजेंट देश है। हम अगर ठीक से प्लानिंग करेंगे तो हम दोनों चीजों को बैलेंस करके निकाल सकते हैं। मैं यहां यह नहीं कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन ठीक था, लॉकडाउन गलत था। मुझे यह दिख रहा है कि लॉकडाउन हुआ और अब हमें लॉकडाउन से होशियारी से, इंटेलिजेंस से, समझदारी से निकलना है। किस प्रकार निकलना है
ना हमें इकोनॉमी को सैक्रिफाइस करना है, ना हमें अपने बुजुर्ग लोगों को सैक्रिफाइस करना है। यही तो प्लानिंग होती है। इसीलिए तो प्लानिंग की जाती है कि ये जो कॉम्प्रोमाइजेस होती हैं, ये सही कॉम्प्रोमाइज हम निकाल पाए। तो आइडिया होना चाहिए कि जो हमारे रिस्की लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको पूरा प्रोटेक्ट करें और अर्थव्यवस्था को जल्दी से जल्दी शुरू करें। ये एक चॉइस नहीं है, ये एक फॉल्स चॉइस है कि एक ही करा जा सकता है, दोनों करे जा सकते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने इतनी बड़ी पहल की, आपकी मीडिया टीम भी बधाई की पात्र है कि इस तरह की इनोवेशन हुई। राहुल जी, इस वक्त आप जर्नलिस्ट हो गए हैं, आप दो बड़े लोगों से आपने बातचीत की, बहुत सारे सवाल किए, रघुराम राजन जी से और अभिषेक चटर्जी से। तो उन दोनों लोगों से आपको क्या पॉइंटर मिला? वो ऐसे कौन से गुरु मंत्र कह ले या तमाम सवालों के आपके जवाब कह ले जो आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन लोगों ने आपको कुछ पॉइंटर दिए हों? वो पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। और उसी में छोटा सवाल और कि क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं इस वक्त कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता, सरकार पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं बस आगे की मुझे चिंता है, क्योंकि आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि आगे तूफान आने वाला है। वो कौन सा ऐसा तूफान होगा जिसके जवाब के लिए आपको जो सजेशन है जो आप केंद्र सरकार को देना चाहते हैं? क्योंकि आपने कहा कि मैं दबाव बनाना चाहता सरकार पे कि सरकार हमारी तमाम सवालों को गंभीरता समझे और जाने और उसका इलाज ढूंढे। तो प्लीज आपका पहला सवाल क्या था? सॉरी सर, दोनों लोगों से आप मुलाकात की, आपने सवाल किए, रघुराम राजन जी और देखिए, मैं जर्नलिस्ट नहीं बन रहा हूं, तो आपको मतलब घबराना नहीं चाहिए। मैं आपका रोल नहीं अपना रहा हूं। मैं अपने काम में मेरे बहुत सारे लोगों से बातचीतें होती हैं, कॉन्वर्सेशंस होते हैं, और वो बंद ऑफिस में होते हैं, बंद कमरों में होते हैं। मगर कभी कभी वो जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, काफी गहरे होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरे जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं, जो मेरी जो बातचीत होती है, एक झलक मैं बाहर भी दिखा दूं। क्यों ये सिर्फ मेरे ऑफिस के अंदर या बंद कमरे में रहे, क्यों नहीं मैं थोड़ी एक झलक बाहर दिखा दूं। तो आइडिया ये था। और आपने शब्द प्रयोग किया बड़े आदमी। देखिए, मेरे मुताबिक बड़ा कोई नहीं होता है। ज्ञान सबके पास होता है, समझ सबके पास होती है। तो जरूर हमने रघुराम राजन जी से बात की, जरूर हमने नोबेल लॉरिएट से बात की, मगर हम आम जनता से भी बात करते हैं, हम किसानों से भी बात करते हैं, हम मजदूरों से भी बात करते हैं। तो ये भी कॉन्वर्सेशन जो होते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे, घबराइए मत। मैं सिर्फ जो बंद कमरे में मुझे सुनाई दे रहा है, मैं बाहर जनता को एक झलक दिखाना चाहता हूं। तो ये रही पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या था? आप म्यूट हो गए हैं सर। सर, ये कि आपने कहा कि मैं सरकार पे दबाव डालना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार हमारे तमाम सवालों के जवाब दे। तो वो ऐसे कौन से बड़े सवाल हैं या सजेशन हैं जो आपको लगता है केंद्र सरकार को इस वक्त देना बेहद जरूरी है? वो मैंने 2-3 बार बोला, और मैं प्यार से दबाव डालना चाहता हूं। मैं सजेशन दे रहा हूं, मुझे भरोसा है कि सरकार इनको कंसिडर करेगी, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, मजदूरों से मैंने बात की है, इकोनॉमिस्ट से मैंने बात की है, कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री से बात की है, छोटे बिजनेस वालों से बात की है। और जो मैं कह रहा हूं, डिमांड क्रिएशन की जो बात की, सीधा पैसा डालने, बैंक अकाउंट में पैसा डालने की बात की, ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की सोच है, और मैं उस सोच को आगे रख रहा हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बात को नरेंद्र मोदी जी गंभीरता से लेंगे,
इसको नरेंद्र मोदी जी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। मेन बात है कि जो इकोनॉमी है उस इंजन को, जैसे इंजन को प्राइम किया जाता है, कार्बोरेटर में फ्यूल डाला जाता है, उस इंजन को एकदम प्राइम करने की जरूरत है, एकदम इंजन में फ्यूल डालने की जरूरत है और आज करने की जरूरत है। आपका माताजी बल्लारी में जीत गया था एंड इंदिरा गांधी जी को टर्न दिया है चिक्कमगलूर, वो कर्नाटका। पहला बात यह है, मैंने कोरोना के बारे में, सेंट्रल के बारे में एंड आर्थिक स्थितिगति के बारे में मैंने बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि आपने आपका व्यूज जो है आपने शेयर किया है हमारे साथ। मैं सिर्फ राहुल जी के बारे में, स्टेट कांग्रेस के बारे में एंड ओवरऑल कांग्रेस का स्थितिगति के बारे में मैंने बात करना चाहता है। मुझे सिर्फ 3 मिनट दीजिए, 3 मिनट रणदीप जी, 3 मिनट विदाउट डिस्टर्बेंस। मैंने भैया, दिस इज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। If you want to बात करना चाहते हैं मुझसे तो आप बात कर लीजिए। सवाल जवाब का नहीं, बहुत शार्टली मैंने प्रश्न पूछ रहा है आपको। नहीं, क्या है, इंदिरा गांधी जी का एक एग्जांपल देके मैंने आगे निकलूंगा। आई विल नॉट टेक मोर देन 3 मिनट्स। It's not required. It's not done, sir. There are 70 people waiting. There are 75 people. Very short. Interrupt you. There are many people. We are trying to. Yes, sir. Very shortly, sir. Give me 2 minutes. Ask your question briefly. Please ask the question. इंदिरा गांधी जी को एक बिहार का एक विलेज ने टर्न दे दिया, नंबर 1। एंड 1999 में कर्नाटक में 5 जन जो शुरू हो गया, कैसे जनता परिवार को दूर रखा एंड कांग्रेस कैसे सत्ते पे आया, नंबर 2। नंबर 3, 2013 में बेंगलुरु टू बल्लारी का जो पद यात्रा हुआ सिद्धरामैया एंड डीके का, वो कैसे रिजल्ट दे दिया। मैंने ये एग्जांपल क्यों दे रहा है राहुल जी, लोग का बीच में जो रहते हैं आप लोग, तब रियली आप लोग हीरो बन जाता है। मेरा प्रश्न ये है, आपके साथ बहुत बड़ा पार्टी है, पार्टी का लेगेसी है, इतना बहुत बड़ा मात्रा में कार्यकर्ता है, आप थोड़ा ज्यादा गट्स दिखाना है, मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दे दूंगा, कर्नाटक का एक एग्जांपल देके मैंने आगे निकलूंगा। डीके शिव कुमार को आपने डीके शिव कुमार को आपने केपीसीसी का अध्यक्ष बना। देखिए, कर्नाटक कांग्रेस में एक एंतो आ गया है, उन्होंने एक चैलेंज किया था लाइव में मुझे, हम विलेज जा रहा है, विलेज का लोग के पास हमने जो वेजिटेबल्स है वो हमने खरीद कर रहा है एंड सब हमारा एमएलए को बोला है। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट ये है राहुल जी, आपके पास सब कुछ है, आप नेता बनना चाहिए, सिर्फ मेरा ये है, अपोजिशन पार्टी का रियल लीडर बनना चाहिए, लोग आपके साथ देगा। थैंक यू। क्यों आप नहीं कर पाए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब लाखों की संख्या में श्रमिक इस समय लौट रहे हैं अपने अपने गांव को, अपने अपने नेटिव प्लेसेस को, ऐसे मनरेगा जो यूपीए के समय शुरू हुआ था और एक बड़ा रेवोल्यूशनरी स्कीम माना गया था खेतीहर मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, अब ये मनरेगा फिर एक बार इन श्रमिकों की उम्मीद की किरण है, इनकी होप है, इनकी आशा है। क्या और इसको स्ट्रांग बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए मनरेगा और इफेक्टिव हो, इसके लिए क्या सोचते हैं आप? देखिए, मनरेगा में हमने सजेशन दिया है कि नंबर ऑफ डेज को डबल कीजिए, मगर आज का हिंदुस्तान और 10 साल पहले वाला हिंदुस्तान अलग है। आज बहुत सारे जो हमारे मजदूर हैं वो शहरों में रहते हैं, तो हमारे 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट गांव में इनकी प्रोटेक्शन, मनरेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट शहर में इनकी प्रोटेक्शन, न्याय योजना, कि डायरेक्ट इनके बैंक अकाउंट में कम से कम मिनिमम पैसा डाला जाए। तो ये ड्यूल स्ट्रेटेजी है और ये मनरेगा के 10 साल बाद वाला जो हिंदुस्तान है उसके लिए स्ट्रेटेजी है। और हम सरकार से कह रहे हैं कि देखिए, आप परमानेंटली मत कीजिए, न्याय योजना परमानेंट थी, आप टेम्पररीली कर दीजिए। आप टेम्पररीली
3-4-5 महीने के लिए न्याय योजना दे दीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। जरूरत है आज। राहुल जी देखिए, इस बारे में कोई शक नहीं है कि 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं इस देश में अभी, उनका स्थिति, जिस स्थिति से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा होगा, द हिंदू अखबार ने एक सर्वे किया है जहां दिखाया जा रहा है कि राज्य में क्या हालत है उनका। जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार भी है, जैसे महाराष्ट्र में 99% से भी ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को राशन नहीं मिला है। आपने सही कहा है कि फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां आपका मिलीजुली सरकार भी है, क्या महाराष्ट्र सरकार पे कांग्रेस दबाव डालेगा कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए? एक डिफरेंशिएशन है। कांग्रेस सरकार और अलायंस सरकार अलग होती है। कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दबाव डाल सकती है, वो अलायंस सरकार पे उतना दबाव नहीं डाल सकती। ये आपको डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार पे भी एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा आप सरकार में। अगर आप कांग्रेस स्टेट्स को देखें एंड छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स को देखें, तो वी आर वेरी वेरी अग्रेसिव। स्टेट्स वेयर वी आर इन अलायंस, we put pressure, but it is a conversation with other parties. So it results in a different type of an outcome than when there's only Congress. But we definitely are putting pressure on our partners, and certainly we are pushing Congress governments to be very aggressive in helping the poor migrants who are walking. No, you are still not done. अभी हुआ। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। महाराष्ट्र एक सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ पे इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र जैसे और भी स्टेट है जिनका रेवेन्यू लॉस बहुत बड़ी पैमाने पे हो रहा है। जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ का रेवेन्यू लॉस अजम्पशन है कि 1,40,000 करोड़ तक जाएगा। अभी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उसमें स्टेट्स के लिए कोई हिस्सा नहीं है। क्या महाराष्ट्र जैसे जो बड़े स्टेट से, जैसे कोविड का भी प्रभाव यहाँ पे ज्यादा है, उनको ज्यादा से ज्यादा मदद मिले, इसलिए अपोजिशन पार्टी के तौर पे कांग्रेस कुछ सरकार पे प्रेशर बनाएगी? और दूसरा, क्या अब तक जो मदद सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है उसमें कुछ भेदभाव आपको दिखाई दे रहा है? जैसे भाजपा शासित राज्य की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और जो नॉन बीजेपी स्टेट से उनके तरफ थोड़ा निग्लिजेंस का दौर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऐसे कुछ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, आपने कहा कि महाराष्ट्र की मदद होनी चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है। महाराष्ट्र सिर्फ एक बड़ा स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र एक यूनिक स्टेट है, क्योंकि महाराष्ट्र एक प्रकार से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का सेंटर है। तो महाराष्ट्र को बिल्कुल पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए, सब स्टेट्स को मिलनी चाहिए। और जितनी सपोर्ट सरकार स्टेट्स को देगी उतना फायदा होगा, क्योंकि वही स्टेट्स ही डिलीवर कर सकते हैं पैसा, स्टेट्स ही लीड कर सकते हैं, कोविड की लड़ाई को लीड कर सकते हैं। सेंटर का काम मैनेजमेंट का काम है, स्टेट का काम ऑपरेशंस का काम है। स्टेट का काम कोविड की लड़ाई लड़ने का है, सेंटर का मैनेज करने का है। तो जरूर मतलब पूरा समर्थन देना चाहिए। और ये एक कंप्लेंट आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्रकार से स्टेट्स को पैसा देना चाहिए वो नहीं कर रही है। देखिए, स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है कि नहीं हमें सेंट्रलाइज करके करना है। मेरी सोच है कि सेंट्रलाइज करके बात नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है कि स्टेट्स को सपोर्ट देना चाहिए और स्टेट्स के थ्रू काम करना चाहिए। जी, आरटीआई में एक खुलासा हुआ है। हाँ, आरटीआई में एक खुलासा हुआ है कि विदेशों से आने वाले अधिकांश यात्रियों को मार्च महीने में स्क्रीनिंग से छूट दी गई थी। क्या आपको लगता है कि ये गंभीर चूक थी जिसकी वजह से हम 2 महीने से लॉकडाउन झेलने को मजबूर है और देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हुई है? इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है, इससे लोगों के चेहरे पर तसल्ली और संतोष दिखाई देना चाहिए था।
लेकिन बेचैनी और पीड़ा ज्यादा है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि ये क्रेडिट पैकेज है, इसमें पैसा नहीं है, पैसा डायरेक्टली नहीं दिया जा रहा है। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आज इस इमरजेंसी में, इस मुश्किल में पैसा डायरेक्ट जाना चाहिए, बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, किसान के हाथ में जाना चाहिए, मजदूरों के हाथ में जाना चाहिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के हाथ में जाना चाहिए, और वो नहीं हुआ है। और इसीलिए ये बातचीत आज हम कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि सरकार इसको रिकंसिडर करे, क्योंकि इससे नुकसान होने वाला है। जहां तक फिंगर पॉइंटिंग बात है, किसने क्या किया, वो मैं नहीं करना चाहता हूं, वो आप मुझसे 3, 4, 5 महीने बाद पूछना। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल माइग्रेंट लेबरर्स से है, क्योंकि हमारे स्टेट से लगभग 10 लाख जो रजिस्टर्ड हैं अभी माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो कि अभी आने को वेट कर रहे हैं। ट्रेनें चल रही हैं, कुछ आ चुके, कुछ इंतजार में हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके आने का, ये जो अभी आने का सिलसिला शुरू हुआ, ये आया क्यों सिचुएशन ऐसा? क्या इसको ऐसा नहीं रोका जा सकता था उनको वहीं पर? वहां पर क्या उनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? क्योंकि उन सब के रहने के लिए वहां जगह थी, उनके पास स्टोव थे, उनके पास खाना बनाने के लिए सब कुछ था। क्या ये जो राशन की व्यवस्था अभी यहाँ सरकार कर रही है, वो वहीं अगर हो जाती तो शायद अभी, क्योंकि झारखंड बहुत ही गरीब स्टेट है, आर्थिक हालत अगर देखें तो यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज उतने नहीं है। अब हमारे लिए बड़ी चुनौती जो है वो अब इनके स्वास्थ्य को लेकर है कि अगर यहाँ कोरोना गांवों तक फैला तो हमारे पास कैसे हम इन्हें बचाएंगे? पहला सवाल तो ये है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि डीबीटी, हमारे सरकार ने यहाँ जितने भी लेबरर्स हैं उनके फैमिली को 2000 रुपए ट्रांसफर पर मंथ करने की बात कही है और की भी जा रही है। तो ये जो सिलसिला है ये कब तक अभी चलेगा? आपका क्या नजरिया है? जो डीबीटी की बात कर रहे हैं, आप कितने डीबीटी की बात कर रहे हैं और कितने समय के लिए कर रहे हैं? तीसरा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में डीबीटी बहुत बड़ा सॉल्यूशन बनता नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या नजरिया है? क्योंकि ये लेबरर्स जो हैं ये स्किल्ड हैं, इनको क्या हम अपने ही स्टेट में अगर काम की व्यवस्था करें, इसके लिए लेबर रिफॉर्म्स की बात करनी पड़ेगी, इसके लिए कई ऐसे चेंजेस की बात करनी पड़ेगी। देखिए, जो न्याय योजना का कॉन्सेप्ट हमारा था वो लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट था, और हमने कैलकुलेट किया था, बिल्कुल सस्टेनेबल तरीके से वो किया जा सकता था। मगर कोरोना के समय हमने सरकार को एडवाइस किया कि आप टेम्परेरीली 3, 4, 5 महीने के लिए न्याय योजना जैसा प्रोग्राम 50% लोगों को, सबसे गरीब लोगों को आप डायरेक्ट पैसा दीजिए। आइडिया डिमांड को स्टार्ट करने के लिए, और ये किया जा सकता है, ये कोई बड़ा बहुत महंगी चीज नहीं है। ये 65-70 हजार करोड़ में ये काम किया जा सकता है, हमने कैलकुलेट किया है। जहां तक रोजगार की बात है, मैंने पहले भी बोला, रोजगार स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पैदा करते हैं, और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को आज प्रोटेक्शन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। जो समझदारी और होशियारी से जो भी हम स्टेप लें, चाहे वो लॉकडाउन लगाने का स्टेप हो, चाहे वो लॉकडाउन हटाने का स्टेप हो, ये एक इवेंट नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और हमें इन चीजों को समझदारी और होशियारी से सोच समझ के करना चाहिए। और मैं आगे की बात कर रहा हूं, अभी ये बात खत्म नहीं हुई है। देखिए, अभी लॉकडाउन को खोलने की बात हो रही है। अगर हमने बिना सोचे समझे लॉकडाउन को खोल दिया, नुकसान होगा। मगर खोलना है तो सोच के समझ के लोगों को प्रोटेक्ट करके करना है। माइग्रेंट्स की बात, माइग्रेंट्स को सेफली पहुंचाना था, आज भी वो चल रहे हैं। मैंने सरकार को रेकमेंड किया है कि जल्दी से जल्दी इनकी मदद करके इनको होम स्टेट तक पहुंचाया जाए, और फिर इनको टेस्ट किया जाए और इनको सेफली घर पहुंचाया जाए।
सवाल है आपसे कि आपने जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हमेशा आपने श्रमिक मजदूरों की समस्याओं को रखा। आपने हमेशा कहा कि मजदूरों को लेकर सरकार को एक प्लान बनाना चाहिए। सरकार ने प्लान भी बनाया, ट्रेनें भी चलाई, लेकिन उस ट्रेनों का लाभ कितना लोगों को मिल पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस शासित राज्यों पर आरोप लगाया कि वो अपने राज्यों में ट्रेनों की आवाजाही को लेकर एनओसी नहीं दे रहे हैं। ये आरोप राज्य सरकारों पर लगाया जा रहा है रेल मंत्री के द्वारा। किस तरह से आप इस आरोप को देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ये बात उठाई थी। कांग्रेस पार्टी ने ही कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि पैसा हम देने को तैयार हैं। तो ये शुरुआत ही हमने की थी। मगर मैं कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आज मजदूर सड़कों पे हैं उनको जल्दी से जल्दी सरकार घर पहुंचाए। सबसे पहले तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे राज्य की तारीफ करी, छत्तीसगढ़ की तारीफ की। हालांकि हमारा चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चैनल है। मध्य प्रदेश में भी आपकी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही थी। आपने जिस तरह से बात की थी पहले कि तूफान आने वाला है, फिर आपने बोला सरकार पर दबाव बनाना है। जब मैंने आपसे इंटरव्यू किया था तब आपने बोला था कि प्यार समझाना है। तो आप तो लगातार उनको प्यार समझा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं देख रहा हूं कि आप और पोलाइट हो गए हैं। हालांकि आप चाह रहे हैं कि दबाव बनाया जाए उन पर, और हम लोग उसमें साथ में आपकी जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम है वो बहुत अच्छी स्कीम है। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में उस काम को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। और मजदूरों को लेकर जो बात अभी एक और सज्जन ने पूछी है कि वो केंद्र सरकार ऐसा आरोप लगा रही है, और अभी मैंने देखा एक न्यूज चैनल में भी इस बात को लेकर भूपेश बघेल जी को चैलेंज किया गया। तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस इस मामले में एग्रेसिव होके बात को सामने लाए और मजदूर सुरक्षित रूप से पहुंचे। और जो आपने बात की है, तो जिस तरह से सोनिया गांधी जी ने थोड़ा कंक्लूड करिए क्योंकि बहुत सारे साथी और जी सोनिया जी ने जिस तरह से रेल के किराए को लेकर इनिशिएट किया, तो उसके बाद केंद्र सरकार एक्शन में आई। तो क्या सोनिया जी से आप बोलेंगे कि इस बात को लेकर भी वो इनिशिएट करें ताकि फिर केंद्र सरकार एक्शन में आए? देखिए, ये राजनीतिक सिस्टम है। सरकार है, ऑपोजिशन है। हमारा रोल दबाव बनाने का रोल है। हम दबाव नफरत से बना सकते हैं, प्यार से भी बना सकते हैं, अच्छी तरह बोल सकते हैं, गलत तरीके से भी बोल सकते हैं। सोनिया जी से आप बोलेंगे? ये हमारी चॉइस है कि हम अच्छी तरह बोलें, बिना फिंगर पॉइंटिंग किए बोलें, प्यार से बोलें और उनके सामने रखें। देखिए, हमने 2-3 सुझाव जो दिए थे, पैकेज में 1-2 सवाल एक्सेप्ट किए गए, मगर हमारा जो पैकेज की जो फिलॉसफी थी कि डिमांड और सप्लाई को स्टार्ट करना है, पैसा जेब में देना है और क्रेडिट देना है। वो जो दूसरा पार्ट था जेब वाला इन्होंने नहीं किया, तो हम उस पर थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले मेरी चीफ मिनिस्टर से बात हुई और मुझे बता रहे थे कि वो डायरेक्टली अब पैसा लोगों के जेब में डाल रहे हैं। तो काफी सक्सेसफुल चीज है, काफी अच्छी चीज है, और यही हमारी कोशिश है कि बाकी स्टेट्स में भी ये काम शुरू हो जाए। मगर देखिए, एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, और वो सिर्फ छत्तीसगढ़ का प्रॉब्लम नहीं है, वो हिंदुस्तान के हर प्रदेश का प्रॉब्लम है कि जितना पैसा सेंट्रल लीडरशिप को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रदेशों को देना चाहिए, वो दे नहीं रही है। तो वो भी एक बॉटलनेक बन रहा है। वो सब चीफ मिनिस्टर्स यही कह रहे हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं। तो आप पहले भी बोल चुके हैं कि जो कोरोना के लिए टेस्टिंग होता है, आरटी-पीसीआर टेस्टिंग, उसे एग्रेसिव और स्ट्रेटेजिकली करना चाहिए। तो क्या उसमें कहीं पर चूक हुई है अभी तक? क्योंकि अभी हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम इसी महीने में 1 लाख पर डे टेस्ट करने के लिए अभी सक्षम हुए हैं। तो दूसरा सवाल है कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि लोकल के लिए वोकल बने, तो स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए क्या ये सही मौका है? क्योंकि सारे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं अभी गांव लौट रहे हैं, तो जो लोकल प्रोडक्ट्स है, स्वदेशी है, खादी है, उसके लिए एक बढ़िया मौका है। ये एक सही बात है, उसे बढ़ावा देना चाहिए। नहीं, वो लोकल वोकल ये सब बात ठीक है, मगर अभी जेब में पैसे की जरूरत है। तो लोकल
वोकल जब ही होगा जब उसके पेट में भोजन होगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी उसको सपोर्ट देनी है। कोरोना के बाद, जैसे पहले किसी ने कहा कि कोरोना के बाद हम अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं, मगर आज हमें कोरोना से लड़ना है। दूसरा मेरा सवाल था टेस्टिंग को लेकर, क्या एग्रेसिव टेस्टिंग में कहीं पर चूक? We will take your second question in the फिंगर पॉइंटिंग की बात हो जाएगी, टेस्टिंग ठीक नहीं हुई। अब देखिए जो हुआ, अब हमें आगे देखना है। 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक, इकोनॉमी को उसका स्टार्ट करना है, डिमांड क्रिएट करना है। दूसरा, जो हमारे लेबरर्स हैं, जो मजदूर वापस घर जा रहे हैं, उनको कंफर्ट देनी है, कॉन्फिडेंस देनी है, उनको भरोसा देना है कि वो वापस शहर आ सकते हैं, बिना डरे आ सकते हैं। तो ये 2-3 बड़ी चीजें करनी है। टेस्टिंग की बात आप मुझसे 3-4 महीने बाद पूछिए, मैं आपको पूरा बता दूंगा। यस सर। सो आप लोगों को थोड़ी कंफर्ट मिल जाए। देखिए, हम नेशनल मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और एक्चुअली 2 मीडियाज हैं, एक नेशनल मीडिया है, एक रीजनल मीडिया है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम दोनों के साथ बात करें। तो नेशनल मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और रीजनल मीडिया का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मगर आप भरोसा करिए ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रीजनल मीडिया का नहीं होगा। ये रेगुलरली हम आपके साथ बातचीत करेंगे, और जो लोग आज सवाल नहीं पूछ पाए वो कल जरूर सवाल पूछ सकेंगे। और रणदीप जी, जिन्होंने आज पूछा उनको आप लाइन में पीछे कर दीजिए, और जो नहीं पूछ पाए उनको आप लाइन में आगे कर दीजिए। और फिर से कंक्लूड करने के लिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने रोल प्ले किया है, जो आपने रिस्क लिया है, जो आपने लेबरर्स की बात उठाई है, सड़कों पे आप उतरे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा हिंदुस्तान आपको धन्यवाद करता है। नमस्कार।